धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते समझते व बरखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंग जी, डकैतों से फिरौती और उसके बाद उसके कई सारे पहलू जो हैं वो हम उस पर चर्चा करेंगे। मसला ये इतना सिंपल नहीं है जितना लग रहा था। पहले हमें ये लग रहा था अभी शायद ये हनीप्रीत ने ही प्लान किया हो, और हालांकि अभी ये संभावना गई नहीं है कि हनीप्रीत ने ही प्रदीप कुमार को खुद को फिरौती देने के लिए एक स्क्रिप्ट के तहत प्लान किया और उसमें फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को और मुझे मेरे जरिए फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को फंसाने का षड्यंत्र रचा। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, क्योंकि दोबारा कल के दिन मतलब 10 तारीख को पूछताछ के लिए दोबारा मुझे बुलाया गया था। और उसके बाद जो चर्चाएं हुई और जो बातचीत पता चली और जिस तरह से भी चीज़ें निकल के सामने आई, उसमें कई अलग अलग पहलू दिखाई देते हैं। और क्योंकि पुलिस क्या है, पुलिस को ऐसा नहीं कि सिर्फ डेरा ही दिखता है, पुलिस को पूरा शहर दिखता है, पूरा स्टेट दिखता है, या अपने अपने ड्यूटीज़ अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हमें सिर्फ डेरा दिखता है और हम सिर्फ डेरे से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। इसलिए हम इसको अपने नज़रिए से देखते हैं। पुलिस का नज़रिया पुलिस का अपना है, वो क्या देखती है क्या नहीं देखती है वो हमारा इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ इतनी सिंपल है नहीं जितनी सिंपल दिख रही है। प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप गोयल, डबवाली का रहने वाला, एक फेसबुक अकाउंट यूज़र नेम पासवर्ड उसे कोई देता है या फिर वो खुद जनरेट करता है। उस यूज़र नेम पासवर्ड से वो किसी फेसबुक ग्रुप के जरिए या किसी तरह से किसी के कांटेक्ट में आता है और वहाँ से उसे एक नंबर मिलता है जिससे वो अपने फ़ोन पे एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करता है। मतलब वो जिस नंबर का व्हाट्सएप वो एक्टिवेट करता है वो उसके फ़ोन में नंबर नहीं है, सिम नहीं है, कहीं से सिम लेता है या वो नंबर लेता है और वो व्यक्ति उससे OTP दे के व्हाट्सएप एक्टिवेट करता है और उसके बाद उस एक्टिवेटेड नंबर से वो धमकी देता है कथित तौर पे हनीप्रीत को व्हाट्सएप पे। सबसे बड़ा सवाल ये था भी हनीप्रीत का फ़ोन नंबर किसके पास है। तो पुलिस भी इस जांच में भी हनीप्रीत का फ़ोन नंबर प्रदीप कुमार तक आया कैसे, क्योंकि ये फ़ोन नंबर ना तो 85 मेंबरों के पास है, ना गुरु ब्रह्मचारी बहनों के पास है, ना सत ब्रह्मचारी बहनों के पास है। भाइयों के पास तो होने की संभावना ही कम है। मतलब डेरे के मौजूद लोगों के पास भी जो फ़ोन नंबर नहीं है वो फ़ोन नंबर प्रदीप कुमार, एक करियाने की दुकान चलाने वाले के पास पहुँचा कैसे। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, बैकग्राउंड में जाके देखें तो भी 2017 में क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। देखो, ये अलग बात है कि प्रदीप कुमार फेथ वर्सेस वर्डिक्ट या मेरा नाम लेके ज़बरदस्ती हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसके बयान में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे से जुड़ती हो, इसलिए पुलिस ने हमें क्लीन चिट दे दी है। बावजूद इसके हमें समझना चाहिए भी आखिर प्रदीप कुमार गलत है या उसके साथ गलत हो रहा है, या वो किसी का मोहरा है या नहीं, और है तो क्या वो हनीप्रीत का ही मोहरा है या किसी और का मोहरा है। अगर किसी और का है तो वो कौन है। इस सारी चीज़ों पे हम चर्चा आज विस्तार से करेंगे। 2017 25 अगस्त 2017 को दंगा हुआ पंचकुला में भी और सिरसा में भी, जो भी हुआ, और उसमें मास्टरमाइंड के तौर पे हनीप्रीत का नाम सामने आया। दंगे के जस्ट बाद हनीप्रीत फरार हो गई। लगभग 38 दिन वो फरार रहती है। जब वो फरार रहती है, उस फरार रहने के दौरान अचानक से एक दिन पुलिस सालासर राजस्थान, जहाँ ये हनुमान मंदिर है, तो सालासर राजस्थान के आसपास से प्रदीप कलेर कौन है? प्रदीप कलेर डेरे के राजनीतिक विंग का प्रबंधक है, राष्ट्रीय स्तर का। तो प्रदीप कलेर को गिरफ्तार करती है सालासर से। अब प्रदीप कलेर जैसे ही गिरफ्तार होता है तो प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है पंचकुला पुलिस की तरफ से या DGP, उस समय के DGP हरियाणा की तरफ से, जो भी कह लो, या जो भी उस टाइम SIT हेड थे पंजाब, मतलब हरियाणा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है भी हमने प्रदीप कलेर को गिरफ्तार किया है। और पैरेलल उसी दिन दिलावर को सभी लोग जानते हैं, जो डेरा में है, जो स्टेज को होस्ट करता है, उसे भी गिरफ्तार किया गया था करनाल के आसपास से। लेकिन अगले दिन हरियाणा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और बोलती है कि प्रदीप कलेर गिरफ्तार नहीं हुआ है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस DGP हरियाणा करते हैं कि ये प्रदीप कलेर को गिरफ्तार नहीं किया गया, ये कन्फ्यूजन है। लेकिन उसी दिन एक और खबर चलती है कि प्रदीप गोयल को गिरफ्तार किया गया, और प्रदीप गोयल हनीप्रीत का बहुत ज़्यादा करीबी है और उसने ये बयान दिया है पुलिस को कि हनीप्रीत नेपाल भाग गई है और इसलिए प्रदीप गोयल को गिरफ्तार किया गया।
जांच में यह पाया गया कि प्रदीप गोयल के खाते में कुछ बड़ी अमाउंट में पैसा सर्कुलेट हुआ था डेरे की तरफ से, इसलिए उसको डेरे का मेन बंदा दिखाया गया और इस बिना पे उसे भी हनीप्रीत के साथ बराबर का आरोपी बनाया गया। एफआईआर नंबर 345 सेक्टर 5 पंचकुला 2017 जो दंगे की साजिश की मेन एफआईआर है। और उस एफआईआर में प्रदीप गोयल को और हनीप्रीत दोनों को आरोपी बनाया गया एक साथ। अब ये दोनों एक साथ ही पेशी भुगतते हैं, एक ही कोर्ट में पेशी होती है हर 2-3 महीने बाद, जो भी रूटीन रहता है। तो 2-3 महीने या कुछ महीने बाद प्रदीप गोयल जमानत पे बाहर आता है, लेकिन उसके शरीर पे बहुत सारी चोट जख्म होते हैं जिसका वो इलाज करवाता है लगभग 6 महीने साल, क्योंकि ये मेडिकल रिकॉर्ड उसके पास अवेलेबल है। उसके बाद अचानक से एक दिन प्रदीप गोयल के नाम के इश्तेहार लगे मिलते हैं कहाँ पे, डेरा के अंदर, कि प्रदीप गोयल लापता है और वांटेड है किस में, बरगाड़ी बेअदबी कांड में। और उस बेअदबी कांड के जो पुलिस ऑफिसर है उनके फ़ोन नंबर उस पैम्फलेट में या उस इश्तेहारी में लगे होते हैं। जब ये होता है तो डेरे की तरफ से जगजीत को आप जानते हो, जो पहले स्टेट सेक्रेटरी था, बाद में तथाकथित अपने आप को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेरा सच्चा सौदा बताता रहा है। तो जगजीत ने प्रदीप गोयल को कहा भी तू आगे पीछे हो जा, पंजाब पुलिस तुझे पकड़ना चाहती है। तो प्रदीप गोयल फरार हो गया, फरार रहने लगा। फरार रहते रहते प्रदीप गोयल परेशान हो गया, उसका खर्चा चलना बंद हो गया और करते करते एक दिन वो भेष बदल के, क्योंकि हम फेसबुक पे एक्टिव थे, तो वो भेष बदल के एक दिन मेरे क्लिनिक पे आता है। करीब करीब सन 2019 है क्या आखिर में, या 19, इस तरह से कोई मुझे ध्यान नहीं, किसी सन में 19 या 20 में, 2019 या 20 में। तो वो आता है मेरे क्लिनिक पे और बोलता है भी इस तरह करके मुझे डेरे से बोला गया भी फरार रहना है और ऐसे ऐसे करके पंजाब पुलिस में मैं वांटेड हूँ और मुझे प्रदीप कलेर की जगह प्रदीप गोयल है। और क्योंकि आईडी में जो सरकारी कागजों में दोनों का नाम प्रदीप कुमार ही है, तो प्रदीप समझ के मुझे उठा रहे हैं और ऐसे ही मेरे साथ पंचकुला में भी हुआ है। तो जब ये मसला हुआ तो पंजाब पुलिस में हमने जाके बातचीत की और बातचीत करके पता चला भी प्रदीप गोयल या प्रदीप जो भी ये प्रदीप है, इसकी तलाश पुलिस को नहीं है और पुलिस ने ये इश्तेहारी नहीं करवाई। ये इश्तेहारी किसने करवाई मालूम नहीं, लेकिन पुलिस ने इससे पल्ला झाड़ लिया। तो हमने प्रदीप गोयल से कहा भी एक बार जांच में अपनी आईडी लेके शामिल हो जाए ताकि हमेशा के लिए खतरा टल जाए। तो प्रदीप गोयल आनंद फानन में जगजीत सिंह के पास वापस जाता है एडम ब्लॉक में, और जगजीत सिंह को बोलता है भी तुम मुझे वैसे ही बेवकूफ़ बना रहे हो, जबकि मैंने पंजाब पुलिस में बात की है और पंजाब पुलिस कहती है कि मेरा नाम बरगाड़ी केस में नहीं है। और जब ये बात जगजीत सिंह को पता लगती है, जो जगजीत सिंह 2 मिनट अकेले में जाता है और वापस आके बोलता है भी बठिंडा एसएसपी से उसकी बात हो गई है और उसका नाम निकलवा दिया गया है। मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं भी उस समय ये प्लानिंग चली जगजीत सिंह के एंड से प्रदीप कलेर को बचाने के लिए, और कि प्रदीप गोयल को फंसा दिया जाए या उसका इनकाउंटर करवा दिया जाए या किसी तरह उसको प्रदीप कलेर से रिप्लेस कर दिया जाए बरगाड़ी केस में भी, जिस तरह से पंचकुला केस में किया गया। अब पंचकुला में एक प्रदीप कलेर किस जग के साथ या किस जान पहचान के साथ अपने आप को प्रदीप कुमार गोयल से रिप्लेस करवा गया, तो ये आपको एक छुपा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे उसकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अब ये सारा मसला प्रदीप गोयल के साथ हुआ, पैरेलल चलिए इसके साथ साथ क्या चल रहा है। 2017 में दंगा हुआ, डेरा के 2 अलग अलग पक्ष थे। एक था राजनीतिक विंग में ज़्यादातर पंजाब के लोग एक्टिव होते हैं, जगजीत सिंह, जोरा सिंह, राम सिंह चेयरमैन, रामकरण, ये सब लोग पंजाब में एक्टिव हैं पॉलिटिकल विंग में। और इन्हीं के साथ प्रदीप कलेर, ये हर्ष धूरी, बरेटा, ये सब हरियाणा के साइड से, हरियाणा में प्रदीप कलेर आ जाता है, बाकी ये पंजाब के सब मिलके पॉलिटिकल विंग बनाते हैं। दूसरा जो ग्रुप था वो था डेरे के अंदर प्रबंधकों का, जिसमें राकेश दिड़बा, हनीप्रीत, PR नैन, विपासना, शोभा वगैरह वगैरह ये सब लोग आते हैं। जब पंचकुला में दंगा हुआ तो जो हनीप्रीत का ग्रुप था सारा का सारा, गोभी, गुरदात, गुलाब, ये सब, धर्म सिंह, ये सारा ग्रुप अरेस्ट हो जाता है दंगे की साजिश में। लेकिन राजनीतिक विंग से कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं होता। प्रदीप कलेर अरेस्ट होता है, लेकिन वो अपने आप को प्रदीप कुमार से रिप्लेस कर देता है अपनी पहुंच इस्तेमाल करके। मतलब कहने का ये कि ये अरेस्ट नहीं होते राजनीतिक विंग वाले लोग। उसके बाद जब हनीप्रीत का पूरा ग्रुप जेल में चला जाता है तो राजनीतिक विंग का ग्रुप डेरे पे काबिज हो जाता है। अब राजनीतिक विंग में जगजीत जैसे लोग सक्रिय रहे। शोभा गोरा या विपासना का ये कहना है भी पिताजी ने जेल में उनको बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा भी एक टीम बनाई जाए डेरे के अंदर
और उस टीम के अंदर बठिंडा से जो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ लाइव पे रहती हैं, भी बहन वीरपाल कौर को भी लिया जाए। तो बहन वीरपाल कौर को बुलाया गया डेरे में, भी आपको भी गुरु जी की तरफ से आदेश है, पिताजी की तरफ से भी एक टीम बनानी है और उसमें आपको भी लेना है। बहन वीरपाल कौर को ये जल्दी थी कि भी मुझे इस टीम में लिया जाए। और जब मुझे इस टीम में लिया तो उन्होंने शोभा गोरा को बार बार कहना शुरू किया भी आप टीम क्यों नहीं बना रहे हैं। ये करीब करीब 4-5 महीने बाद की बात है पंचकुला दंगा होने की। लेकिन उसके बाद ये टीम बनती नहीं है और 2-3 महीने तक ऐसे चलता रहता है मसला। और उसके बाद अचानक से जगजीत की एंट्री होती है, वो फरार रहता है, गायब होता है। अचानक से जगजीत डेरे में आता है और अचानक से डेरा की जो विपासना या शोभा है ये कह देते हैं, घोषणा कर देते हैं कि पिताजी ने सारा जो कंट्रोल है वो जगजीत के हाथ में दे दिया है। मतलब पॉलिटिकल विंग पूरी तरह हावी होता है और उनका सरगना रहता है जगजीत। ये सबको मालूम है जगजीत अपने आप में गुरुगद्दी का लालची था, गुरुगद्दी हासिल करना चाहता था। और जगजीत की एक को पार्टनर है गुरचरण कौर। ये एक ग्रुप था जिसमें जगजीत सिंह गद्दी पे बैठना चाहता था और गुरचरण कौर डेरा की प्रबंधक बनना चाहती थी। ये एक ग्रुप चलता है पूरा, पॉलिटिकल विंग पंजाब से मोटिवेटेड है ज़्यादा। और क्योंकि इनमें ज़्यादातर मेंबर अकाली दल सपोर्टेड है, ये अकाली दल से सपोर्ट लेते हैं या अकाली दल को सपोर्ट करते हैं, कुछ भी कहें, तो ये ग्रुप चलता है पॉलिटिकल विंग का। 2018 पूरा निकल जाता है, 19 आधा निकल जाता है लगभग। उसके बाद हरियाणा का इलेक्शन आता है, दोबारा से भाजपा सरकार बन जाती है और हरियाणा का इलेक्शन आता है। अब क्योंकि पॉलिटिकल विंग का सेंट्रल लेवल पे भी भाजपा की तरफ ही रुझान रहता है, अकाली दल भाजपा गठबंधन होने की वजह से। लेकिन ऐसे में जो हनीप्रीत ग्रुप है वो तरीके से अपने तरीके से संगत में जितना उनका इन्फ्लुएंस है उस तरह इस्तेमाल करके जेजेपी को सपोर्ट करता है हरियाणा इलेक्शन में। और जेजेपी के जरिए वो बीजेपी को एक तरह से बीजेपी पे प्रेशर बनाता है। तो जैसे ही जेजेपी का जो लीडर है दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनता है, उससे अगले दिन ही जो सेडिशन चार्ज, देशद्रोह के चार्ज हैं, वो हनीप्रीत के ग्रुप से ख़त्म हो जाते हैं और हनीप्रीत बेल पे बाहर आ जाती है। उसका सारा ग्रुप बेल पे बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बेल पे बाहर आती है, सबसे पहले वो विपासना को साइड करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे सिस्टम को हाईजैक करना शुरू करती है। और हनीप्रीत का ग्रुप धीरे धीरे सारे सिस्टम को ओवरलैप करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जगजीत ग्रुप थोड़ा साइड में रहने लगता है। और इस सब से क्या कि हनीप्रीत ग्रुप जब हावी हो जाता है, उसके बाद चलते चलते हनीप्रीत, क्योंकि पॉलिटिकल विंग की एक्सेस जेल में नहीं थी, तो हनीप्रीत ग्रुप अपने आप को जेल में एक्सेस दिखाता है। और करते करते 2022 का इलेक्शन भी आता है, लेकिन उसमें पंजाब में अकाली दल मेजॉरिटी में क्या आसपास भी नहीं आता, तो उसमें फिर हनीप्रीत ग्रुप ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है और पॉलिटिकल विंग बिल्कुल डाउन हो जाता है। और ये सब चलता है। मतलब कहने का मेरा ये भी, एक ग्रुप है पॉलिटिकल विंग जिसमें जगजीत गद्दी का लालची था और गद्दी लेना चाहता है डेरा की, और गुरचरण कौर प्रबंधक बनना चाहती है। दूसरा ग्रुप है हनीप्रीत अलाइड ग्रुप। हनीप्रीत अलाइड ग्रुप में हनीप्रीत गुरगद्दी पे बैठना चाहती है और इसका जो राकेश दिड़बा या फिर इसके साथ एक बगड़ सिंह रहता है या उसकी असिस्टेंट है वगैरह जो भी, वो या PR नैन है, वो डेरा का प्रबंधक रहना चाहता है। तो ये हनीप्रीत अलाइड ग्रुप है जो जेल में गया था, वो ग्रुप है। तीसरा ग्रुप डेरे में एक और एग्जिस्ट करता है, वो है RSS अलाइड ग्रुप। ये भी मतलब प्रो बीजेपी है, लेकिन इनका ज़्यादा रुझान RSS की तरफ है। इसका जो लीडर है वो है बबलू, अभिजीत भगत। बबलू एक तरफ से गद्दी का चाहवान है और उसका एक कुलीग है जिसको डॉक्टर अशोक कहते हैं हॉस्पिटल में, उसकी जो लड़की है उसको प्रोजेक्ट किया गया डेरा की मतलब चेयरमैन के तौर पे। मतलब ये 3 अलग अलग ग्रुप कह सकते हैं भी, एक तरफ राजनीतिक विंग, एक तरफ हनीप्रीत अलाइड ग्रुप और एक तरफ RSS, प्रो RSS वाला। लेकिन क्योंकि प्रो RSS में बबलू फरार रहा 5 साल तक और अब उसको जमानत मिली है, तो प्रो RSS ग्रुप अब धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, मतलब कह सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक विंग ग्रुप है, क्योंकि अभी हनीप्रीत ने राजनीतिक विंग को डिसॉल्व कर दिया है और मतलब ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म करने के बाद राजनीतिक विंग की पावर ख़त्म हो रही है। और आगे क्या है, जो जालंधर के अंदर उपचुनाव है, पंजाब में जालंधर एक शहर है, उसमें एक उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहाँ पे उपचुनाव में पॉलिटिकल विंग सक्रिय हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो पॉलिटिक्स में क्या होता है, नेता पैसा फेंकते हैं वोट लेने के लिए कि हमें वोट मिल जाए, हमें वोट मिल जाए, तो ऐसे पैसा फेंकते हैं नेता। और वोट का जो डीलिंग होती है, अब क्योंकि पॉलिटिकल विंग सक्रिय है तो पॉलिटिकल विंग से डील ज़्यादा होती है।
कह सकते हैं हम। और अब क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल विंग डिसॉल्व हो गया तो ये डील अब हनीप्रीत ग्रुप करेगा वहाँ पे, और जो पैसा नेताओं से निकलता है या जो भी प्रत्याशी होते हैं वो पैसे की डील अब हनीप्रीत के थ्रू होगी। तो पॉलिटिकल विंग को जो इलेक्शन के अंदर पैसा मिलता था पॉलिटिशियन से वो खत्म होने लगा है उनके पास से। सेकंड क्या है कि डेरा जिस तरह से भी पिताजी की पैरोल करानी है या कोई ये केस लगाना है वो केस लगाना है, वकीलों के नाम पे करोड़ों अरबों मांगते रहते हैं, वो जो पैसा इकट्ठा होता था वो पैसे में इनकी बंदरबांट होती थी आपस में। लेकिन अब वो पैसा इकट्ठा होता है तो सिर्फ और सिर्फ हनीप्रीत तक सीमित रहता है, वो फैलता नहीं है, मतलब बंटता नहीं है, बंदरबांट नहीं होती है। धीरे धीरे सिस्टम इस तरह से आपने देखा होगा भी अचानक से आपके पास मैसेज आने लगे कि पैसा आपको डायरेक्ट डेरे में देना है, या डेरा जिसको भेजेगा डायरेक्ट देना, 45 मेंबरों या 85 मेंबरों को नहीं देना। इसके अलावा आपके पास मैसेज आ रहे होंगे भी एक इंश्योरेंस कंपनी का आपने बीमा कराना है, और बीमा आप खुद नहीं करवाना चाहते तो किसी गरीब का करवा दीजिए। मतलब वो फ्रॉड कंपनी है, एक तरह से पैसा हजम करना है उसका भी। और तीसरा क्या है कि आपको बोला गया भी खूनदान का जो सारा सिस्टम चलता है वो भी आपने डायरेक्ट डेरा के थ्रू करना है, क्योंकि खूनदान के चलते ब्लड बैंक से भी बहुत बड़े लेवल पर डील होती है। इस तरह से मतलब हर तरह से जो पैसे का सोर्स डेरा जनरेट करता था, क्योंकि ये बंदरबांट होती थी नीचे पहले सब में, अब धीरे धीरे ये सारा कंट्रोल सिंगल हैंडेड हनीप्रीत के हाथ में आने लगा है। ऐसे में अब जिन लोगों को ये पैसा बंटता था, मान लो गुरचरण कौर ग्रुप है या फिर जगजीत गुरचरण कौर का ग्रुप है या फिर आरएसएस अलाइड ग्रुप है, तो क्योंकि हमने देखा कि बबलू अचानक से जब ये नकली वाला बहरूपिया बाहर आया तो बबलू का अचानक से एक्टिव होना और अचानक से 5 साल बाद हाई कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का उसे बेल दे देना, जबकि वो फरार है, और उसका जांच में कोई फालतू शामिल ना होना, किसी तरह की ग्रिलिंग नहीं होना इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में उसके साथ, तो ये सारी चीज़ें कंप्रोमाइज्ड वे में चल रही हैं। कुल मिला के अब डेरे का टोटली कंट्रोल हनीप्रीत के हाथ में है और पॉलिटिकल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ भाजपा पे केंद्रित है। पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ जिस तरह से अमृतपाल का इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये चीज़ें क्लियर निकल के आई भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहीं कुछ हद तक मिलके काम कर रही है, और अकाली दल धीरे धीरे बैकफुट पे या कह लो खुड्डा लाइन कोने में बीजेपी लगा रही है। तो ऐसे में जो अकाली दल का स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल विंग है वो खत्म हो रहा है, और अकाली दल का जनाधार भी जो डेरे के प्रबंधकों के जरिए बनता था वो भी खत्म हो रहा है। अब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ फोकस बीजेपी के ऊपर फोकस रह गया है सारे सिस्टम का। ऐसे में अचानक से एक बंदा आता है और हनीप्रीत को फ़ोन पे धमकी दे देता है, और लॉरेंस गैंग से मिलके और इस तरह से धमकी दे देता है। अब किसी भी फ़ोन नंबर, हम कहें भी विदेश के अंदर किसी के पास कोई नंबर उसने लिया और विदेश के नंबर का व्हाट्सएप इंडिया में एक्टिवेट कर लिया, अब सिरसा की पुलिस विदेश जाके तो उस नंबर की जांच नहीं करेगी, और इतनी सी घटना के ऊपर इंटरपोल के अंदर कोई नाम तो नहीं निकलवाएगी। तो इसलिए वो विदेश का नंबर तो ट्रेस होगा नहीं, है जो भी नंबर होगा वो ट्रेस नहीं होगा, लेकिन प्रदीप गोयल जो है वो ट्रेस हो गया। अब मसला ये कि उसने आते सार मेरे खिलाफ बयान देना शुरू किया, बोलना शुरू किया पुलिस को, लेकिन जो चीज़ें उसने मेरे बारे में बोली वो बिल्कुल उल्ट थी। मतलब ना तो वो मुझसे कभी मिला था इस मसले पे, और ना ही वो मेरे क्लिनिक पे आया, क्योंकि क्लिनिक मेरा है ही नहीं वहाँ पे, और ना ही जिस तारीख को उसने बोला उस तारीख को मैं वहाँ था, ना ही उसने जो फ़ोन नंबर दिया वो मेरा फ़ोन नंबर था। मतलब कोई भी चीज़ मुझसे मैच नहीं की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कहा जी मेरी वाइफ की फेसबुक आईडी है और मेरी वाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें जब उल्ट हो गई तो प्रदीप गोयल का स्टेटमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन पुलिस को ये शक हो गया भी क्या प्रदीप गोयल के जरिए मोहित गुप्ता मतलब मुझे फंसाने की कोई साजिश चल रही है। पुलिस का अपना सोचना जायज़ है, लेकिन इस सब में हमें भी कुछ और सोचना है, और वो ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम डेरा को समझते हैं कि प्रदीप गोयल या प्रदीप कुमार जो भी ये है, इसकी इतनी पहुंच नहीं है कि ये हनीप्रीत का नंबर अपने आप कहीं से निकाल ले। क्योंकि मैं कहूँ कि मेरे लिए या हमारी टीम में लोग ऐसे हैं जो करीब 40 से 50 लोग ऐसे हैं जो डेरा के अंदर या डेरा के मेन सेवादारों के आसपास रहते हैं और सारी जानकारियाँ निकालते हैं हमारे लिए। तो वो उनके किसी के पास भी हनीप्रीत के नंबर की एक्सेस नहीं है, जबकि हम डेरे के मेन लोगों तक भी अपनी पकड़ रखते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। बावजूद इसके हमारी एक्सेस नहीं है कि हमारे पास हनीप्रीत का नंबर आ जाए, लेकिन प्रदीप कुमार के पास नंबर आ जाना ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट बात थी, और इस बात का जवाब पुलिस को वो दे नहीं रहा है भी उसको हनीप्रीत का नंबर कहाँ से मिला, जैसा कि अखबार में छपा है और हमने एक न्यूज़ कटिंग आपको शेयर भी की है। अब इस सारे मसले के बाद आगे चलिए। अब
समाज में एक सेंस बन गया है भी हनीप्रीत को फिरौती मांगी गई है 50 लाख की लॉरेंस गैंग का गुर्गा बन के। मतलब लॉरेंस गैंग एक गैंगस्टर गैंग है, गैंगस्टरों का, और लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू भी आया था अभी। तो ऐसे उस गैंग का मतलब छवि इतनी खतरनाक है भी उसका नाम ले दो बंदा वैसे डर जाता है। अब क्या अगर हम ये कहें भी हनीप्रीत ने ये सब कुछ प्लान किया था, तो हनीप्रीत अगर वास्तव में मुझे ही फंसाने का प्लान करती तो उसके पास ये सारी गलत जानकारियां प्रदीप कुमार के पास नहीं होती, कुछ जानकारी तो सही भी होती। हो सकता है भी भगवान ने मती मार दी हो, या फिर कह लो भी उसको जो स्क्रिप्ट याद कराई गई हो वो नशे में हो उस टाइम, क्योंकि नशा करने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं भी हनीप्रीत ने उसको सिखाई तो हूँ, या हनीप्रीत की किसी टीम मेंबर ने, लेकिन हो सकता है उस समय वो नशे में हो और इतना ढंग से ना सीख सका हो, या फिर कह लो अभी ईश्वर हमारे पे ज़्यादा कृपालु है कि वो अनाप शनाप बोलने लगा है वहाँ पे, और वो जो बोल ही नहीं पा रहा है जो उसे स्क्रिप्ट में सिखाया गया था। तो ये सारी चीज़ें, या फिर कह सकते हैं अभी हनीप्रीत की टीम ने होमवर्क नहीं किया ये जानने के लिए भी मोहित का हमारा जो स्टैंड है इस टाइम कहाँ पे है और क्या हमारा स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस मेरा। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है उन्होंने ना एक्सप्लोर की हो और एक कच्चा आदमी उतार दिया हो इस सब में। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखने की कोशिश करें, दूसरे पहलू के अनुसार अगर समाज में ये परसेप्शन बनाया गया कि हनीप्रीत को खतरा है, तो क्या वास्तव में हनीप्रीत को खतरा है? हो सकता है भी जिस तरह का भी ये निकल के आया भी प्रदीप गोयल के ऊपर कर्जा है, हो सकता है भी प्रदीप गोयल को ये कहा गया हो भी तेरा कर्जा उतार दिया जाएगा, या उसको पैसा दिया गया हो कर्जा उतारने के लिए, बदले में उसे कहा गया हो भी उसे ये काम करना है, क्योंकि जो काम उसने किया है इस काम के बदले में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, और या फिर हो सकता है कोर्ट उसे वार्निंग दे के ही बरी कर दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना लंबा टाइम वो जेल में रहेगा नहीं, और अगर 2 महीने जेल में रहने के बदले में उसका कर्जा उतर जाता है या उसको कुछ लाखों रुपया मिल जाता है, तो उसके लिए बड़ी शॉर्ट डील है भी 4 दिन पुलिस की मार ही खानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये क्योंकि वो पुलिस की मार पंचकुला में बहुत हद तक खा चुका है, और यहाँ सिरसा सीआईए तो बहुत छोटे लेवल पे, वहाँ तो पूरी एसआईटी लगी थी जो प्रॉपर एक डीसीपी या कह लो भी कमिश्नर लेवल पे कंट्रोल चल रहा था, और उस लेवल की टीम काम कर रही थी। तो उस समय उसके साथ जो फिजिकल टॉर्चर है वो ज़्यादा हुआ था, तो वो इस चीज़ से यूज टू है, इसलिए वो अपने बयान में कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ मार खा के भी या कह लो टॉर्चर या इंटरोगेशन में कुछ भी उगल नहीं रहा है। मतलब उनका कहना है भी ये स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, या फिर ये शातिर है। ऑब्वियसली जो वो कर रहा है वो एक शातिराना काम है, वो एक मतलब दिमाग संतुलन बिगड़े हुए व्यक्ति का काम नहीं है, वो एक शातिराना दिमाग का काम है जहां वो बोल नहीं रहा है, अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और एक कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का मतलब यह है कि वो उसका दिमाग सही काम कर रहा है और वो जानबूझ के उतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है जितनी पुलिस को वो देना चाहता है। अब ऐसे में अगर हम ये सोचें भी जिस तरह से हनीप्रीत ने बाकी ग्रुप्स का जो वर्चस्व है डेरे में ख़त्म किया, तो क्या वो अपना वर्चस्व गेन करने के लिए हनीप्रीत के लिए थ्रेट जनरेट कर रहे हैं? क्योंकि यही पैटर्न ये पिताजी के साथ भी अपनाते रहे हैं। पिताजी के साथ पैटर्न क्या था, अभी पिताजी के साथ इस तरह से ही एक फर्जी थ्रेट जनरेट होते थे, और उसके बाद उस थ्रेट को जनरेट करने के बाद बहुत सारे लोग सिक्योरिटी के नाम पे रख लिए जाते और फिर उन लोगों से गलत काम भी करवाए जाते, जैसे कोई नशा ट्रांसफर करना है, काफिले की गाड़ियों में कोई सामान सप्लाई करना, ये सब काम सिक्योरिटी वाले लोग आमतौर पे करते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है भी हनीप्रीत को थ्रेट जनरेट करके हनीप्रीत के इर्द गिर्द वाला ग्रुप या हनीप्रीत के ही करीबी जो रहने वाले लोग हैं जिनके हाथ से वो माया फिसल रही है, और जो जितना भी लगभग हम ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 करोड़ रुपया डेली कैश ब्लैक का डेरे के अंदर आता है, और ये किस तरह से आगे जाके अलग अलग खातों के जरिए बट जाता है या कहाँ कहाँ पहुँचता है हवाले के जरिए, वो सब जानकारियाँ इनकम टैक्स के पास या जो भी ईडी वगैरह होते हैं इन सबके पास ऑलरेडी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, और इवन हमारे पास भी हैं, और छोड़िए किसी के पास हो ना हो, मतलब हमें भी ये जानकारी है भी हर रोज का 1 से 1.5 करोड़ रुपया कैश किस तरह हवाले के जरिए जगह जगह पहुंचाया जाता है, और किस तरह ये विदेशों में जाके कनाडा जैसे देशों में, अमेरिका, जर्मनी, इटली जैसे देशों में इन्वेस्ट हो रहा है, हवाले के जरिए ये पैसा कैसे पहुंच रहा है, और किस तरह से इन पैसों से इनको स्टॉक करने के लिए पैसे के बदले में 10-10 किलो की सोने की ईंटें खरीदी जाती हैं और उसको स्टॉक किया जाता है। मतलब कुल मिला के ये एक प्रॉपर नेक्सस है, बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल में जो जगजीत वाला ग्रुप है, जगजीत गुरचरण कौर वाला ग्रुप, ये ग्रुप पिछड़ गया है बहुत ज़्यादा। और जब ये बहुत ज़्यादा पिछड़ गया क्योंकि इनका कनेक्शन पॉलिटिकल अच्छा खासा है, तो पॉसिबली ये भी एक थ्रेट जनरेट करवा रहे हूँ।
अब फ्यूचर क्या है, क्या हनीप्रीत को पुलिस प्रोटेक्शन देगी और क्या हनीप्रीत प्रोटेक्शन लेगी? अगर हनीप्रीत को पुलिस प्रोटेक्शन ऑफर करती है कि 2 कांस्टेबल या 2 गनमैन उसे दे भी दिए जाएं, और अगर वो प्रोटेक्शन लेने से मना कर दे, तो ये मान सकते हैं भी ये प्लान हनीप्रीत का ही है, क्योंकि हनीप्रीत प्रोटेक्शन इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उसके जितने भी काम है वो गैर कानूनी है। इसलिए अगर वो प्रोटेक्शन लेगी सरकारी, तो सरकारी पुलिस वाले तो एक तरह से इन्फॉर्मर भी बन जाएंगे सरकार के, तो वो प्रोटेक्शन शायद ना ले। अब वो प्राइवेट प्रोटेक्शन लेगी तो किसकी प्राइवेट प्रोटेक्शन लेगी, ये एक अलग सवाल है कि वो प्राइवेट प्रोटेक्शन किसकी लेगी, आउटसोर्स करेगी या डेरे में जो प्रीतम सिंह है, जो मेन प्राइवेट सिक्योरिटी इंचार्ज था डेरे के अंदर, उससे उसकी प्रोटेक्शन लेगी? ये 2 अलग सवाल हैं। या प्रोटेक्शन लेगी ही नहीं। अगर हनीप्रीत प्रोटेक्शन नहीं मांगती तो ये संभावना ज़्यादा है भी हनीप्रीत ही ये सब कुछ करवा रही है, पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर हमें फंसाने के लिए सब कुछ कर रही है। अगर वो प्रोटेक्शन प्राइवेट या सरकारी लेती है, दोनों ही केस में उसके ऊपर फिर शक जाएगा, क्योंकि अगर वो सरकारी लेगी तो उसकी जासूसी शुरू हो जाएगी और वो ये चाहेगी नहीं। अगर वो प्राइवेट लेगी प्रीतम सिंह वाली सिक्योरिटी, तो यहां से प्रदीप कुमार से एक नया कनेक्शन जुड़ जाता है। 2022 मार्च में प्रदीप कुमार के पीछे प्रीतम सिंह अपने 5-7 लड़कों के साथ, उसके जो ग्रुप के सिक्योरिटी वाले लड़के हैं उसके साथ, प्रीतम सिंह प्रदीप कुमार पे हमला करने के लिए दौड़ता है गाड़ी लेके उसके पीछे। और भागते भागते जो प्रदीप गोयल है वो एक गांव के लिंक रोड पे चढ़ जाता है और वहां जाके उसकी गाड़ी पलट जाती है और टूट फूट जाती है, और वहां से वो गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। भाग के वो फेसबुक से हमारा नंबर निकालता है और हमें कांटेक्ट करता है कि मुझे बचाओ, प्रीतम सिंह मुझे मारना चाहता है। मैं खुद उसे सिरसा पुलिस थाने में लेके जाता हूं और उसकी शिकायत दर्ज करवाता हूं। उसके बाद महाशा 45 मेंबर इसको पैचअप कराने के लिए आता है और ये मामला पैचअप हो जाता है, पुलिस में आगे प्रोसीड नहीं करता और यहां तक ये काम हो जाता है। मतलब ये कि प्रीतम सिंह मारना चाहता था प्रदीप गोयल को, क्यों? और अगर प्रीतम सिंह ही प्राइवेट सिक्योरिटी इंचार्ज है फिलहाल मौके पे डेरे का, और इसके साथ एक खरड़वाल नाम का व्यक्ति, ये दोनों ही इंचार्ज हैं इस टाइम पर और हनीप्रीत के सबसे खास हैं, तो क्या हनीप्रीत प्रदीप गोयल को मरवाना चाहती थी? और अगर हनीप्रीत प्रदीप गोयल को मरवाना चाहती तो फिर वो प्रदीप गोयल उसी का गुर्गा कैसे बना हुआ है? ये बड़ी कंफ्यूजन है। और ये पुलिस के लेवल पे भी कल ये डिस्कशन, जैसे भी मुझसे पूछा जा रहा था या जो मेरा स्टेटमेंट लिखा जा रहा था, उस सब में चीजें उनके लिए भी बड़ी कंफ्यूजन है। भी एक तरफ प्रदीप गोयल का जो सेंस है वो हनीप्रीत से दुश्मनी का निकलता है, और दूसरी तरफ प्रदीप गोयल का जो सेंस 2017 से पहले का है वो हनीप्रीत से दोस्ती का निकलता है। और इस सब में डेरा का ही एक 45 या 85 मेंबर इंपॉर्टेंट महाशा प्रदीप गोयल से दोस्ती भी रखता है और प्रदीप गोयल का सारा इलाज भी करवाता है, उसकी गाड़ी भी रिपेयर कराता है और इस सारे मामले को पैचअप भी करता है। तो ये सारा सिस्टम है क्या? इस सिस्टम को समझने के लिए आपको समझना है कि डेरे का एक क्राइम का पैटर्न है। इस पैटर्न पे बहुत सारे ब्रह्मचारियों की हत्या हुई है, बहुत सारे ब्रह्मचारी संदिग्ध तौर पे गायब हुए हैं। उदाहरण के तौर पे आपको 2-3 ब्रह्मचारियों का बताता हूँ। सन 2005-6 के आसपास एक दिनेश नाम का सतब्रह्मचारी था मलोट से, उसे राजू मलोट भी कहते थे, राजू मलोट वाले का। तो वो एक ब्रह्मचारी था, वो डेरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। वो सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब रखता था, क्योंकि डेरा चंदा नहीं लेता, तो वो एक ईमानदारी से डेरे की जो एक्चुअल इनकम थी उसका हिसाब किताब रखता था। तो अक्सर पिताजी के साथ उसकी डिस्कशन इस बात पर रहती थी कि नए तरीके से क्या कोई बिजनेस करके किसी तरह पैसा कमाया जा सकता है या नहीं। ऐसे में क्योंकि क्राइसिस बहुत रहता था डेरे के ट्रस्ट को खासतौर पर रन करने के लिए, तो वो इस चीज़ पे मेहनत करता था। एक दिन अचानक से उसके हाथ कोई ऐसे कागजात लगे जिसमें उसने देखा कि बहुत सारे बड़ी अमाउंट में पैसा घूम रहा है, लेकिन ये जानकारी उसको नहीं है। वो ये जानकारी लेके हजूर पिता के पास गया भी बहुत सारे अमाउंट में पैसा घूम रहा है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे मिले हैं, और उसने वो रिकॉर्ड कंप्यूटर में चढ़ा लिए अपने। और उसके बाद वो पिता के पास गया कि भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे मिले हैं और ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है मालूम नहीं है। जब ये रिकॉर्ड्स लेने, पिताजी ने कहा भी इस रिकॉर्ड का जो भी डाटा तैयार करे और वो उसके बाद प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत करे। उसके बाद वो क्या करता है, वो वापस जाके गोबीराम जैसे लोग होते हैं उनसे बातचीत करता है और सारा हिसाब किताब बनाने लगता है, क्योंकि गोबीराम उस टाइम पे इंदरसन बाबूजी और इनका सबका असिस्टेंट रहा होता था। गोबीराम क्योंकि हनीप्रीत ग्रुप या राकेश दृढ़वा ग्रुप का व्यक्ति है, तो उस समय अचानक से क्या होता है भी उसका कंप्यूटर जला दिया जाता है जो राजू मलोट का, और उसके बाद धीरे धीरे वो मानसिक तौर पे परेशान रहने लगता है भी मैं वो डाटा कलेक्ट कर नहीं पाया। और अचानक से एक दिन
वो इतना परेशान हो जाता है कि वो डेरे से चला जाता है अपने घर पे, मानसिक तौर पे परेशान इतना होता है। फिर क्या होता है, अभी कुछ लोग हैं जो राजू मलोट से दोस्ती करते हैं और बोलते हैं भी तेरी हमने सारे सबूत जुटा लिए हैं और ये बात हम तेरे को पिताजी से मिलवा देंगे और ये सारा कुछ करवा देंगे, हमारे पास आ जा। तो एक दिन अचानक से वो बिना किसी को बताए जेब में 50 रुपया लिए पैदल निकल जाता है घर से और फिर वो कभी लौट के नहीं आता। ठीक इसी तरह एक और पैटर्न पे जितेंद्र गोरा नाम का सतब्रह्मचारी होता है जो अचानक से जो इनके आपराधिक कारनामों के बारे में जानकारी रखता है और वो डेरा के आपराधिक जो गिरोह है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और कोर्ट में जाने की प्लानिंग करता है। लेकिन इसी तरह उससे भी एक ग्रुप होता है, वो दोस्ती करता है और दोस्ती करके उसको भी इस तरह से बुलाया जाता है और जानकारों के मुताबिक जितनी हमारे पास जानकारी है, कन्फर्म हम कह नहीं सकते, उसको भी गोभी राम ही बुलाता है और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता। इसी तरह 2-3 सतब्रह्मचारी ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रोल पे थे, जिस तरह से राजू मलोट वाला था उसी तरह जो उसकी पोजीशन पे जितने भी सतब्रह्मचारी आए वो एक एक करके गायब होते चले गए, या वो सुसाइड कर गए या वो गायब हो गए। और ये सारी चीजें इतनी कंफ्यूजिंग थी और इस सब चीज की अगर ये पैटर्न को समझें तो इस पैटर्न पे ये समझा जा सकता है कि प्रदीप गोयल मतलब डेरे का जो एक ग्रुप है या एक माशा कह सकता है, माशा वाला ग्रुप है, वो प्रदीप गोयल से दोस्ती रख रहा है, जबकि प्रीतम सिंह वाला ग्रुप या हनीप्रीत वाला ग्रुप प्रदीप गोयल से दुश्मनी रख रहा है। मतलब एक ये डेरे का क्राइम पैटर्न है और इस पैटर्न पे प्रदीप गोयल का हो सकता है इस्तेमाल हो रहा हो। अब क्योंकि ये इस्तेमाल वाया राजनीतिक विंग वाले ग्रुप से हो रहा है या हनीप्रीत ही कर रही है, ये कंफ्यूजन है। अगर ये वाया राजनीतिक विंग हो रहा है और ऐसे में कल को अगर पुलिस इसको हल्के में लेके कहे भी ये प्रदीप गोयल की अपनी फ्रस्ट्रेशन है या अपनी नीड है और उस नीड में आके उसने ये काम कर दिया और कल को हनीप्रीत के साथ कोई वारदात घट जाती है तो सीधा सीधा इसके लिए पुलिस जिम्मेदार हो जाएगी। पुलिस ने इस मसले को हल्के में लिया या फिर सेटिंग कर ली तो पुलिस पे करप्शन के सवाल उठने लगेंगे। अगर पुलिस इसको सीरियसली ले तो आगे जाके पकड़े किसको, और उसके बाद अगर मान लो सीरियसली लेके हनीप्रीत को प्रोटेक्शन भी ऑफर करे या एडवाइजरी जारी कर दे हनीप्रीत के लिए भी आपको प्रोटेक्शन रखनी चाहिए रिटर्न में, और सरकारी प्रोटेक्शन 1-2 गनमैन की ऑफर भी की जाए, और अगर मान लो हनीप्रीत ना ले तो रिटर्न में पुलिस लिखवा ले भी अगर प्रोटेक्शन आपको नहीं चाहिए तो हमें लिख कर दो अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद अगर वापस में जब प्रदीप गोयल बाहर आए और प्रदीप गोयल का मर्डर हो जाए तो भी हनीप्रीत के ऊपर इल्जाम आ जाएगा भी हनीप्रीत ने प्रदीप गोयल को मरवा दिया। मतलब इस सारे मसले में हनीप्रीत को घिरना ही घिरना है। कहने का मतलब ये भी एक इस तरह का चक्रव्यूह बनाया गया है, अगर इसको सीरियसली लिया जाए, अगर इसमें हनीप्रीत का रोल नहीं है तो दोनों ही केस में हनीप्रीत का फंसना तय है। और अब ऐसा क्यों हम ये सोच रहे हैं, इस मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते भी हनीप्रीत की प्रोबेबिलिटी नहीं है, भी हनीप्रीत इसमें शामिल नहीं है। हो सकता है भी बराबर का हम बराबर रखते हैं, हो सकता है हनीप्रीत ही हमें फंसाने के लिए सब कुछ कर रही हो, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो सिरसा में नहीं रहता, वो पंजाब में रहता है और उसको मेरे बारे में इतनी जानकारियां नहीं है, इसलिए हो सकता है भी उसने प्रदीप गोयल को ट्रेंड किया और प्रदीप गोयल के पास मेरे बारे में पूरी जानकारी नहीं है। और अब भी अगर हनीप्रीत के साथ कोई घटना घटती है तो क्यों घट सकती है, इसका कारण ये है कि पिताजी की जगह कागजों में, मतलब पिताजी के ही जगह से जो भी डेरे के कागजात थे या डेरे का जितना भी कंट्रोल था, ट्रस्ट की डीड थी, ये सब कुछ था, इस सब को अगर मान लो जगजीत के नाम पे करते या राकेश जड़वा के नाम पे करते, PR नैन के नाम पे करते, विपासना शोभा किसी के नाम पे भी करते, तो संगत में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है जितनी हनीप्रीत को लेके एक्सेप्टेंस बनाई गई। मतलब ये कि अगर हम कहें भी इतना दायरा है डेरे का, उस दायरे में एक जगह ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ पिताजी हैं वहां पे, अब वो जगह खाली हो गई, उसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वैक्यूम बन गया। उस वैक्यूम में कोई फिट नहीं आता, मतलब पिताजी की जगह हम किसी और को सोच ही नहीं सकते, लेकिन उस वैक्यूम में धीरे धीरे हनीप्रीत को घुसाने की कोशिश की गई और इधर से एक नकली बहरूपिया बना के हनीप्रीत के नाम पे सारे पेपर्स ट्रांसफर करवा लिए गए। अब क्योंकि पिताजी के नाम से हनीप्रीत के नाम पे पेपर ट्रांसफर कराना मुश्किल था, वो काम हो चुका है, लेकिन हनीप्रीत से पेपर छीनना या हनीप्रीत के हाथ से बागडोर खींचना बाकी सबके लिए बहुत ज्यादा आसान है। इसलिए हनीप्रीत अब एक पोटेंशियल टारगेट है कि हनीप्रीत अकेली इस सबको हड़प रही है, तो क्यों ना हनीप्रीत को रास्ते से हटा के जितने भी ये पुरानी चंडाल चौकड़ी, मोहनलाल दीवाना ग्रुप और ये सब खट्टा सिंह लाइड ग्रुप है या जगजीत ग्रुप है, ये सब जितने भी ग्रुप हैं, ये आपस में एक चौकड़ी बना के बंदर बांट बराबर बराबर करते रहें। और इस सब में हनीप्रीत का फोन नंबर कौन देगा? हमारा जो डाउट है
वो सारा डाउट जाता है राकेश दिड़बा पे, क्योंकि इस सारी प्लानिंग्स का जो मास्टर, जो कंट्रोलर है, जो ऑलरेडी इस तरह की प्लानिंग्स करता रहा है कि पिताजी को लेके फेक थ्रेट जनरेट करना, सिक्योरिटी वालों को बढ़ाना और फिर अपने तरीके से क्राइम को अंजाम देना और क्रिमिनल सिंडिकेट बनाना, ये सारा काम राकेश दिड़बा बहुत बखूबी जानता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हनीप्रीत के इर्द गिर्द रहने वाला है तो राकेश दिड़बा या ही कोई ऐसा आदमी जो प्रॉपर पॉलिटिकल विंग के संपर्क में है, वो ये प्लानिंग कर रहा है, भी एक थ्रेट जनरेट कर रहा है और उसके बाद हो सकता है भी हनीप्रीत के साथ कल को कोई घटना घटे। तो पॉसिबली हो सकता है पुलिस हनीप्रीत को प्रोटेक्शन ऑफर करे, प्राइवेट या सरकारी या एडवाइजरी जारी करे, और एक तरह से ये भी हो सकता है भी हनीप्रीत को ही जांच में शामिल करे, भी वो ये बताए भी हनीप्रीत किस किस व्यक्ति से फ़ोन पे कांटेक्ट में रहती है और फिर उस सारे बंदों का डाटा निकाला जाए। और ऐसे में अगर हनीप्रीत को ही पुलिस जांच में बुला लेगी तो बहुत सारे मसले नए सिरे से खुल सकते हैं। अब वो क्या होंगे पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल प्रदीप गोयल से कोई नई जानकारी अब तो निकल नहीं रही है, तो होगा क्या आगे ये देखना है इस मसले में। लेकिन इस सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा भी ये डेरे के अंदर इंटरनल साजिशें आम तौर पे होती रही हैं, क्योंकि पिताजी के एंड पे तो बहुत सारी संगत थी, पिताजी संत हैं, बहुत जानी जान है और पिताजी की अपनी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, लेकिन हनीप्रीत के पास ये सब कुछ है ही नहीं। तो इसलिए हनीप्रीत को फंसाना तो चुटकी का खेल है राकेश दिड़बा जैसों के लिए, क्योंकि ये सारी साजिश जब रची गई तो हनीप्रीत एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल की गई। और कभी भी जो फ्रंट फेस होता है वो प्रॉपर सारी जानकारी उसको दी नहीं जाती। फ्रंट फेस सिर्फ इसीलिए रखा जाता है कि पीछे की सारी जानकारियां जो प्लानिंग्स हैं वो फ्रंट फेस के जरिए सिर्फ एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन उसके पीछे के मकसद फ्रंट फेस के बंदे को नहीं पता होते। तो हमारा यह मानना है हनीप्रीत सिर्फ इस सारे गिरोह का मोहरा है या फिर फेस है जिसके जरिए सारा काम होता है। अब क्योंकि ये फेस तंग करने लगा है और हावी होने लगा है, हो सकता है इस फेस को हटा के नए फेस की जरूरत आनी पड़े और डेरे के जो ट्रस्ट की बंदरबांट होनी है या करने की संभावना जो ये चला रहे हैं, हो सकता है इन पैसों की बंदरबांट के लिए हनीप्रीत के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है भी डेरा किसी, मतलब हमारी जानकारी के मुताबिक डेरा कोई भी काम कानूनी तौर पर नहीं कर रहा है। डेरा के लगभग हर एक तरह की एक्टिविटी गैर कानूनी है और ऐसा नहीं है भी इसकी जानकारी सरकार को या अलग अलग डिपार्टमेंट्स को या एजेंसियों को किसी को नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब ये इससे नकली वाला आया है और नकली वाला आने के बाद हरियाणा सरकार और हनीप्रीत के बीच में एक ऐसा गठजोड़ है, मगर हनीप्रीत ने मुंह खोला तो हरियाणा सरकार के अच्छे अच्छे मंत्री कह सकते हैं या अच्छे अच्छे अधिकारी कह सकते हैं जो एक तरह से बड़े देशद्रोह में फंस सकते हैं। इसलिए हनीप्रीत को बैकअप देना हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा बीजेपी की एक बेसिक नीड बन के रह गया है। और ऐसे में जो पॉलिटिकल विंग है वो बीजेपी के हाथ में नहीं है और बीजेपी तक उनका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया है, और लेकिन अकाली दल उनके साथ अटैच है। और जो जालंधर का इलेक्शन है हो सकता है उसको लेके सारा मोटिवेटेड हो और तरीके से हनीप्रीत को एक प्रेशराइज करके जो कमांड है वो राजनीतिक विंग अपने हाथ में लेना चाहता हो, जिससे पैसा जो है प्रत्याशियों से निकलेगा उस पैसे को वो बना सके या बना सके। बाकी सारा मसला अलग अलग तरीके से चल रहा है। खैर ये सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, जैसे जैसे जिनको जो जो पता लगता है वो फ़ोन करने लगते हैं। फिर हर एक व्यक्ति को ये जानकारी दी नहीं जा सकती फ़ोन पे एक एक करके, तो क्योंकि शुभचिंतक आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा नहीं है हम किसी को भी मतलब छोटा या बड़ा समझें, सब एक बराबर हैं। और आप चिंता करते हैं, ये हमारे लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है भी आप हमारा फिक्र करते हैं। और एक्चुअली में आप फिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि असल में आपका प्रेम पिताजी से है और आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पिताजी के पक्ष में है, इसलिए आपका प्रेम हमारे से भी है। और प्रीतम सिंह कौन है? प्रीतम सिंह एक पिताजी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर था। आपने देखा हो पिताजी के साथ एक सफ़ेद कोट वाले 3 आदमी घूमते थे, एक अमरीक सिंह, एक प्रीतम सिंह और एक महावीर सिंह। तो अमरीक सिंह तो फरार है मोड़ मंडी बम ब्लास्ट केस में, महावीर सिंह अलग था, कमांडो था, एक अलग था। लेकिन प्रीतम सिंह था जो लगभग गोगल्स पहनता था काले, बढ़िया फैंसी गोगल्स, और कमांडो था एक, तो वो ब्लैक वाइट कोट वाला व्यक्ति, तो वो प्रीतम सिंह है। होगा तो एक फ़ोटो शायद आपको दे देंगे। ये सारा मसला जो भी है ये मैं आपने इसलिए समझाया भी, आप अलग अलग व्यक्ति फ़ोन करके पूछते हैं तो फ़ोन पे सारी जानकारियाँ समझाई नहीं जा सकती हर एक व्यक्ति को। तो लेकिन इस सब में आपको सावधान इसलिए रहना है क्योंकि ये इनका आपसी झगड़ा है। एडम ब्लॉक के अंदर डेरे के जो ग्रुप बने हुए हैं इन सबका आपसी झगड़ा है, और इस झगड़े में सारा रेस किस चीज़ का है भी, जो संगत से पैसा लूटा जाता है वो पैसा मोना है जी, प्रदीप सिंह प्रीतम सिंह सरदार नहीं है वो।
तो सिंह है कि नहीं है पता नहीं, प्रीतम तो नाम उसका है, सिंह शायद ना भी हो, कोई और सरनेम हो, इतनी जानकारी नहीं है। तो जो पैसा संगत से लूटा जाता है, इस पैसे की बंदरबांट प्रॉपर हो, इस सब की रेस है भी डेरा जो संगत से पैसा निकालता है वो बटेगा कैसे। और इसके लिए क्योंकि हनीप्रीत अब उस पैसे पे कुंडली मार के बैठ गई है, लेकिन बाकी सबसे वो पैसा उन तक जाने नहीं दे रही, इसलिए कोशिश चल रही है भी अब ये सारा पैसा हनीप्रीत से छीना कैसे जाए, मतलब ये संभावना है। लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमें फंसाने के लिए हनीप्रीत के ही ग्रुप के किसी व्यक्ति ने प्रदीप गोयल को ट्रेंड किया हो और प्रदीप गोयल के घाटे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। क्योंकि ये पैटर्न कोई पुराना मतलब नया नहीं है, या नया सिरा नहीं है कि एक आदमी प्रदीप गोयल से दोस्ती रखे डेरे में और एक आदमी दुश्मनी रखे। ये पैटर्न डेरे की मैनेजमेंट या रखे जड़बा जैसे उन्हें बहुत सारे सतब्रह्मचारियों पे करके उनको गायब किया है, उनको सुसाइड के लिए मजबूर किया, या सस्पिशियस सुसाइड्स हैं, मिसिंग केस हैं। ये ऐसा एक नहीं है, लगभग दर्जनों केस ऐसे हैं डेरे में जो आज भी पुलिस के रिकॉर्ड में दफन हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है भी ये पैटर्न पुराना मतलब नया आया है, ये पुराना ही पैटर्न है क्राइम का, डेरे की मैनेजमेंट का। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इस सब के अलावा ये चलो ये सारा मसला तो हमने आपको समझा दिया। इस सब के अलावा एक आपको ज़रूरी जानकारी ये देनी है कि हमने सुमरन अभियान चलाया हुआ है, और ये इसलिए चलाया हुआ है कि जो लोग सिमरन रेगुलर करते हैं, जिनको जैसे कहते हैं जिन 10वां द्वार खुला है या जो चढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो एडवांस में देख भी लेते हैं। अब ये क्योंकि गैर सत्संगी लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनके हिसाब से तो ये सब कुछ आडंबर, सब कुछ पाखंड है, लेकिन सत्संगी लोग ये समझते हैं, जो वास्तव में नाम सुमरन जो पिताजी ने नाम दिया उसकी ताकत को जानते हैं, वो समझते हैं कि जो ध्यान साधना में नियम से बैठते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारे घटनाएं क्रम चल रहा है आध्यात्मिक तौर पे, और उन घटनाक्रम के बीच में वो ये बता रहे हैं भी इस दौर में जो अभी ये समय चल रहा है, भी इस दौर में ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करना बहुत आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। तो हमने साथ संगत ने मिलकर डिसाइड किया था भी 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक सुबह हम सुमरन फिक्स किया गया है, समय पाबंद किया गया है 3 से 3:30 बजे तक, ताकि डिसिप्लिन बन सके। आप चाहो तो 2 से 5 के बीच में कभी भी सुमरन कर सकते हैं, जितना करना चाहें, लेकिन 3 से 3:30 मिनिमम, कम से कम आधा घंटा फिक्स किया गया है फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने की टीम की तरफ से। आप जितने भी हम लोग सब लोग हैं जिन तक ये जानकारी पहुंची है भी आधा घंटा हम सुमरन करें सुबह, और 9:30 बजे से 10 बजे तक रात में आधा घंटा सुमरन करें। ये सुमरन इसलिए करें ताकि सच्चाई जल्दी सामने आए। हजूर पिताजी और जो एक अच्छाई का प्रतीक है और जो काल महाकाल है ये बुराई का प्रतीक है, तो इस सब में हजूर पिताजी, क्योंकि संत जो है वो वचनों से ही काम करते हैं, जो अगर आप संगत वचनों में है तो संत 1 से 1000 मतलब 1% काम करना होता है, तो 1000 गुना ज्यादा के वचन पिताजी के हैं, तो वो 1000 गुना ज्यादा काम कर देते हैं, बशर्ते संगत वचनों में हो। तो ऐसे में आने वाला समय जो है वो इतना सिंपल नहीं है, प्राकृतिक तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी। तो दोनों ही स्तर पे जो सिमरन करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं, और ऐसे में सुमरन करना इम्पॉर्टेंट वो बता रहे हैं बार बार। तो हमने इस चीज़ को सीरियसली लेते हुए हर रोज आधा घंटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय और आधा घंटा रात को 9:30 से 10 और सुबह 3 से 3:30 बजे तक सुमरन फिक्स किया है। आप चाहो तो इसमें समय बढ़ा घटा अपने हिसाब से सकते हो, लेकिन मिनिमम आधा घंटा सुबह शाम आप जरूर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब के अलावा जो ये मसला खड़ा हुआ है, और क्योंकि मुझे जो जांच में शामिल किया गया उन्होंने मुझे बोल दिया है भी अब हमारा रोल क्लीन है, जो आप फिक्र करते रहते हैं भी हमें ज़बरदस्ती फंसाना दे, तो पिताजी की रहमत है और सिमरन करने वाले लोग बहुत सी चीज़ें एडवांस में हमें बता भी देते हैं भी क्या कुछ होगा, जो जान लेते हैं एडवांस में, क्योंकि पिताजी उनको दिखा देते हैं भी काम तो पिताजी खुद कर रहे हैं, हमारा तो खाली नाम हो जाता है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी हालात हैं, जिस तरह से फेस करने होते हैं वो सब पिताजी खुद कर रहे होते हैं, हमारा तो खाली नाम चल रहा है। और क्योंकि ये चीज़ें पिताजी दिखा रहे हैं सुमन करने वाले को कि पिताजी खुद कैसे काम कर रहे हैं, इसलिए हमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं है अभी पिताजी इसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो पिताजी खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का सहयोग सबका अच्छे से रहता है, और बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, तो एटलीस्ट इस मसले पे आप फ़ोन ना करें। मुझे पूरा भरोसा है भी आप सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन एक एक फ़ोन उठाया नहीं जा सकता, बार बार फ़ोन काटते हैं तो आपको भी बुरा लगेगा। तो खैर जैसा भी है, तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए और आप इस सारे झमेले में फंसे ना। अपनी किसी भी ग्रुप के साथ अटैच मत हो, चाहे वो राजनीतिक विंग वाला ग्रुप है, चाहे वो एडम ब्लॉक वाला ग्रुप है, चाहे वो आरएसएस अलाइड बबलू ग्रुप है, क्योंकि काम सभी गैर कानूनी कर रहे हैं, ये डेफिनेटिव है। बस ये है कि
कई बार कोई केस हाईलाइटेड होता है तो पुलिस इसमें एक्टिव होती है, तो पुलिस को कुछ चीज़ें पता चलती हैं। अपने आप से पुलिस संज्ञान बहुत कम लेती है, वो तभी लेती है जब कुछ ज़्यादा ही पंगा हो जाए। लेकिन इस स्टेज पे हमें लगता है कि हमें कहीं इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी आपसी लड़ाई है, अपने आप निपटा लेंगे। तो खैर हम उम्मीद करते हैं सच्चाई सामने आए, प्रार्थना करते हैं कि अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें और जितनी बुराइयां, ठगी, बेईमानी है सब खत्म हो जाए। इस आशा के साथ आप सबने नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।